तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों का जैसे मैंने कहा था कि हम एमसीक्यू कंप्लीट कराने वाले हैं, तो हम लोगों ने 63 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। तो इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है 64 नंबर। देखिए क्या है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापन पानी का भार कितना होगा। तो इसमें हमको पूछा है कि अगर कोई नाव पानी में तैर रहा है, ठीक है, अगर कोई नाव पानी में मान के चलते तैर रहा है, तो हम लोग जानते हैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल से क्या जानते हैं कि पानी में नाव का जितना भार डूबा हुआ रहेगा उतना भार का पानी क्या होगा, विस्थापित करता है। तो नाव का डूबा हुआ पार्ट अपने भार के बराबर पानी का विस्थापन करता है। तो क्या होगा कि नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा, नाव के भार के बराबर, जो झील के पानी की सतह के नीचे है। मतलब झील का पानी का सतह के नीचे जितना नाव का पार्ट घुसा हुआ रहेगा उतना पानी उतना भार के बराबर पानी को बाहर निकाल देगा झील से, ठीक है। तो झील से बाहर निकाल देगा मतलब आगे धकेल देगा, इतना याद रखना है। तो ये आर्किमिडीज ने बताया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 64 का सी। चलिए 65 नंबर देखते हैं क्या है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए, जैसे कोई दर्री है, जैसे कभी पार्टी वगैरह चलता है तो दर्री बिछाया जाता है, तो उस दर्री में अगर हम लोग एक स्टिक से स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे, तो गर्दा उड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर कोई दर्री को ऐसे टांग दिए और इसको छड़ी से पीट रहे हैं तो क्या होगा, दर्री आगे चला जाएगा। लेकिन इसमें जो धूल का कण लटका हुआ है उसको तो हमने छड़ी नहीं मारा है, हमने दर्री को मारा है। तो दर्री गति में आ गया लेकिन कण विराम अवस्था में रहना चाहता है, जिस कारण से दर्री आगे चला जाता है और कण यहीं पे रुक जाता है और नीचे गिर जाता है। तो हम बोलते हैं कि दर्री हमारा साफ हो गया। तो ये किसके कारण से हो पाता है, तो ये जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। कि हर वस्तु क्या करता है, अपना क्या बोलते हैं, अपना जिस अवस्था में वो है उसी अवस्था में रहना चाहता है अपने। जैसे हम लोग इसमें अभी धूल का कण स्थिर अवस्था में है तो हम उसको, वो गति अवस्था में नहीं जाना चाहेगा। तो ये जड़त्व के कारण ऐसा होता है। तो जड़त्व का नियम ये न्यूटन का पहला नियम है। तो हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन टिक मार सकते हैं, तो न्यूटन का पहला नियम के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 65 का ए। 66 नंबर देखिए क्या है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों है। तो देखिए सड़क पे क्या होता है, अगर हम चल रहे हैं तो हमारे पैरों में घर्षण लगता है सड़क के ऊपर, जबकि बर्फ़ में चलेंगे तो घर्षण बल उतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसी कारण से बर्फ़ पर चलना आसान नहीं। तो जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, गलत है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 67 नंबर देखिए क्या है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, मतलब रोड़ी युक्त जो सड़क है, जैसे पत्थर का टुकड़ा, इसमें चलना रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन है। इसके तुलना में अगर हम लोग आइस में चलेंगे तो उसमें चलना क्या है, कठिन क्यों है, क्योंकि देखिए बर्फ़ में चलेंगे तो इसमें क्या होगा कि बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। उस ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सारा ऑप्शन पढ़ते हैं। बर्फ मुलायम और स्पंजी होता है, गलत है। पेड़ तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पेड़ के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। मतलब बर्फ में चलेंगे हम लोग तो बर्फ और पेड़ के बीच घर्षण बल क्या होगा, पैर के बीच घर्षण बल कम होगा एज कम्पेयर टू रोड़ी में जब चलेंगे, पत्थर उत्थर में चलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए सवाल 68 नंबर क्या लिखा हुआ है। लकड़ी के सिलेंडर पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान क्या होता है। जैसे सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर को बोलता है लुढ़काना आसान है। जैसे इसको लुढ़का लुढ़का के आगे ले जाएंगे तो आसानी से जाएगा, ऐसे लुढ़का लुढ़का के आगे ले जाएंगे तो आसानी से आगे बढ़ेगा। लेकिन इसको अगर हम लोग खींच के ले जा रहे हैं, ऐसे यहाँ से खींचेंगे, हाथ से ऐसे खींच के, तो बहुत कठिन लगेगा। ऐसा क्यों, तो देखिए जब उसे खींचा जाता है तो हमारा क्या होता है कि वस्तु का भार कार्यकारी होता है, वस्तु का भार कार्यकारी, तो ऑप्शन गलत है। लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो देखिए जब लुढ़कता है तो उस टाइम पे जो घर्षण होता है सिलेंडर और धरती के बीच, वो क्या होता है, वो घर्षण बल की तुलना में बहुत, लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो लुढ़काएंगे तो घर्षण कम लगेगा, घर्षण कम लगेगा तो लुढ़काना आसान होगा। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा। तो देखिए वैसे नदी का पानी जो है उसमें नमक कम है, और ये जब समुद्र में आएगा तो क्या होगा, नमक वाला पानी है तो घनत्व बढ़ जाएगा पानी का, और यहाँ अच्छा पानी है तो नमक कम है तो घनत्व कम है। तो जब समुद्र में आएगा तो घनत्व जिसका ज़्यादा है उस पर कोई सामान डालेंगे तो वो सामान तैरेगा। तो देखिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि जब हम लोग हमारा समुद्र का पानी में जहाज़ आएगा, समुद्र का पानी में जब जहाज़ आएगा तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व बढ़ जाएगा नमकीन होने के कारण, तो ये ऊपर धकेलेगा और उत्प्लावक बल लगाएगा, ठीक है। तो जहाज़ थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही। तो 69 का हो गया ऑप्शन बी। अब 70 का देखिए क्या है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है। देखिए कोई भी सामान तैरता क्यों, इसके लिए आप थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई लकड़ी है और मान लीजिए दूसरा सामान कोई पानी है, कोई भी सामान ले सकते हैं, तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उस पर दो सामान को जब कंपेयर करेंगे तो कौन तैरेगा। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उस पर दूसरा सामान तैरेगा। तो अगर पानी का घनत्व ज़्यादा है लकड़ी के घनत्व से तो लकड़ी पानी में तैरेगा। अगर मान लीजिए लकड़ी का घनत्व ज़्यादा है पानी के घनत्व से तो पानी लकड़ी के ऊपर तैरेगा। समझ में आया? तो हम उल्टा बोलते हैं कि पानी डूब जाएगा, मतलब लकड़ी ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें सवाल पूछा है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है। मतलब लोहा का कील जो है पारा में तैरने लगता है, पारा है और लोहा का कील हम लोग इसमें डालें तो तैरता है। इसका मतलब लोहे का कील का जो घनत्व है पारे के घनत्व से कम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा, जबकि पानी में डूब जाती है। अब पानी में डूब गया मतलब पानी ऊपर आ गया ना, लोहा नीचे चला गया, तो इसका मतलब लोहा से पानी का घनत्व क्या है, कम है, इसलिए जिसका घनत्व कम है वो ऊपर रहेगा। तो इस ऐसा इसलिए होता है। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा कि लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक तथा पारे से कम। तो 70 का ऑप्शन देखिए कौन सा आपको लग रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही कि लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक है, तो घनत्व जिसका ज़्यादा वो नीचे रहेगा तो पानी में डूब जाएगा। पारे से कम है, पारे से कम है, घनत्व कम है तो ऊपर रहेगा, तो पारे में ऊपर रहता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही। चलिए 71 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है 71 में कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। तो देखिए बोला है कि जब एक पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। तो मतलब पानी में अगर किसी पिंड को हम लोग डुबाएंगे, ये पानी है नीचे और मान लीजिए कोई वस्तु को डुबाए, पिंड मतलब वस्तु, तो पानी कितना विस्थापित होगा। तो पिंड का जितना पोर्शन पानी में डूबा रहेगा उसके भार के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा आर्किमिडीज के अनुसार। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो देखिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि डुबाया जाता है तो ह्रास होता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा कि पानी विस्थापित पानी के भार के बराबर। तो ऑप्शन हमारा 71 का हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए 72 नंबर देखिए क्या है कि हमको पूछा है बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। मतलब बर्फ़ जो है पानी में तैरता है, बर्फ़ का कोई टुकड़ा है वो पानी में तैर रहा है लेकिन अल्कोहल में डूब जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो पानी में तैरेगा उसका घनत्व तो कम होगा, जो तैराएगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो पानी में तैरता है बर्फ़, तो बर्फ़ का घनत्व तो कम है पानी की तुलना में, ठीक है। लेकिन अल्कोहल के तुलना में अल्कोहल में डूब जाता है, तो अल्कोहल ऊपर आ गया ना, तो अल्कोहल का घनत्व किसका, बर्फ़ का घनत्व से क्या होगा, कम होगा। जो कम होगा वो ऊपर आएगा, बस इतना याद रखना है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी, गलत। तो 72 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 73 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। तो 73 नंबर का सवाल है स्टील की गोली पारे में तैरती है, जो भी चीज़ तैरेगा उसका घनत्व कम होगा। तो पारे का घनत्व, स्टील की गोली पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, सही है। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही, 73 का हो जाएगा। हाँ 73 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाए तो क्या होगा। तो देखिए बोल रहा है लोहा का कोई हमको गेंद लेना है और मरकरी का बाल्टी में क्या करना है, मरकरी भरा हुआ है इस बाल्टी में, उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो 74 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यह पारे की सतह पर तैरेगी। तैरेगी क्योंकि जो लोहे का गेंद है उसका घनत्व पारे की तुलना में क्या है, कम है, तो ऊपर ही रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए क्या है, बस आपको याद रखना है जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर रहेगा। जिसका घन मतलब दो चीज़ में जब हम कंपेयर किया जाए कि दो सामान लिए हैं, किसका घनत्व कम है, जिसका घनत्व कम है वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा है तो उसको डालेंगे तो वो नीचे चला जाएगा खुद ब खुद, ऊपर नहीं रहेगा। ऊपर है तो घनत्व कम है, नीचे चला गया तो मतलब दूसरे का घनत्व कम है, या दूसरा भाषा में बोल सकते हैं कि पहले का घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि 4 डिग्री में क्या होता है, आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री में, तो आयतन का अपोजिट क्या होता है, घनत्व, तो घनत्व मैक्सिमम होगा। इधर हो गया दोनों है इसमें, वॉल्यूम और डेंसिटी, और इधर टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान हम लोग अगर 4 डिग्री पर लाते हैं तो वॉल्यूम घटता है, आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु का मात्रा बदलेंगे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा। जैसे वस्तु का मात्रा मतलब जैसे 1 लीटर पानी लिए हैं तो आधा लीटर पानी कर देंगे, हाफ लीटर। ठीक है, तो बताइए पानी का घनत्व घटेगा बढ़ेगा क्या। पानी जितना मोटा है उतना ही मोटा रहेगा, चाहे आप उसका 1 लीटर लीजिए, मात्रा घटा दी ना, मात्रा मतलब वजन, तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट सवाल देखिए, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है। क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है और तैराक का घनत्व कम होगा तुलना में, तो तैरेगा आसानी से, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना होगा। तो समुद्री पानी में नमक ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ डूबने का आकांक्ष मतलब आशंका कम है। तो समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन 77 का हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखिए क्या है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है। तैरता जो है, तैरना मतलब घनत्व कम, जो तैर रहा है उसका घनत्व कम, जो जिसमें तैर रहा है उसका घनत्व ज़्यादा। अगर यहाँ वायुमंडल है और ये मान के चलिए बादल है, ठीक है, तो बादल का घनत्व कम होगा। ठीक है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है, निम्न घनत्व के कारण। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 78 का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है सवाल। तो 79 में बोला है कि आइसबर्ग जो है कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। आइसबर्ग मतलब आइस का चट्टान। ठीक है, मान लीजिए पानी है समुद्र का, तो आइसबर्ग का भाग आइस डूबा हुआ रहता है। जैसे टाइटैनिक आइसबर्ग से ही टकरा गया था, इससे चकनाचूर हो गया था, क्योंकि इसका कुछ पार्ट ऊपर दिखता है और मैक्सिमम पार्ट डूबा हुआ रहता है। तो जहाज़ जो है टाइटैनिक देख नहीं पाया, सही से अंदाज़ा नहीं लगा पाया, उसको लगा कि छोटा आइसबर्ग है, छोटा सा टुकड़ा ऊपर दिख रहा था, जबकि आइसबर्ग बहुत पहाड़ पर्वत जैसा था, तो टकराया तो चकनाचूर कर दिया। ठीक है, तो इसका 1/9 भाग क्या रहता है, मतलब 10 भाग में से 9 भाग डूबा हुआ रहता है, 1 भाग ऊपर रहता है। तो 79 का हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बांध की नीचे की दीवार, जैसे मान लीजिए बांध बनाते हैं तो नीचे मोटा करते जाते हैं और पानी यहाँ पर रोकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर पानी का क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो दीवार पतला रहेगा, तोड़ ताड़ देगा ना, तो इसीलिए दीवार को क्या बनाया जाता है, गहराई पर मोटा बनाया जाता है। तो गहराई बढ़ने पर दर का दाब बढ़ता है। ऑप्शन 80 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, 81 का देख लेते हैं, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक। देखिए 2 बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए और इसको हाथों से दबाइए, तो जैसे दबाएंगे तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा और दोनों चिपक जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो गल जाएगा, तो प्रेशर बढ़ने से गलनांक क्या हो जाता है, गलनांक बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो गलनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या हो जाता है, ये प्रेशर बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या हो जाएगा, हमारा गलनांक वाला जो बिंदु है वो हमारा हो जाएगा 81 का ऑप्शन। देखिए कौन सा है, 81 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाता है, गलनांक घट जाता है ना, गलनांक घट जाएगा तो गलने लगेगा, गलने लगेगा तो चिपक जाएगा, तो गलनांक हमारा डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही। अब देखिए 82 में क्या है, 82 में है चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि चौराहे पर पानी के फुहारे से गेंद नाचते रहता है। तो इसका हमारा सही रीज़न है कि पानी का देखिए प्रेशर और वेग में क्या रिलेशन होता है,
अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर किसी का वेग बढ़ा देंगे तो प्रेशर घट जाएगा। जैसे हवा का जैसे तो मतलब देखिए जैसे मान लीजिए कोई वायुयान है, ठीक है, या हेलीकॉप्टर है, तो उसका क्या रहता है, पंखा रहता है। तो पंखा क्या करता है उस हेलीकॉप्टर का ऊपर का वायु को का वेग को क्या कर बढ़ा देता है, वेग बढ़ा देता है तो प्रेशर डाउन हो जाता है। प्रेशर डाउन हो जाता है तो नीचे का प्रेशर में तो डाउन आया नहीं, तो नीचे से ज़ोर से धकेलता है, फिर ऊपर चला जाता है, तो इस प्रकार से उड़ता है। तो प्रेशर और क्या बोलते हैं वेग में क्या है रिलेशन, इस चीज़ का रिलेशन है अनुक्रमानुपाती का। तो देखिए इसमें पूछा है कि फुहारे में गेंद नाचती क्यों रहती है। तो पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या हो जाएगा, पानी का अगर वेग अधिक हो जाएगा तो दाब घट जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 82 का ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ऐसा इसलिए होता है, नाचता इसलिए है ताकि पानी का दाब क्या हो जाए, वेग अधिक हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, दाब घट जाता है, इसलिए ऐसा नाचता रहता है फुहारे के कारण। अब फुहारा जब चलता है तो जहाँ से फुहारा निकलेगा वहाँ का वायु का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो प्रेशर उस एरिया का घट जाएगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। मतलब जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है पानी में अगर डूबा हुआ है तो नीचे से ज़्यादा पिघलेगा एज कम्पेयर टू ऊपर, ऐसा क्यों। तो देखिए नीचे क्या होगा, निचले तल पर तापमान गलत, निचले तल पर हाँ, पानी में जितना नीचे जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि पानी का दाब बढ़ता जाएगा ना, ज़्यादा पानी आपके ऊपर मतलब जितना नीचे जाइएगा तो उतना ज़्यादा पानी का वेट आपके ऊपर लगता जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, गलनांक घट जाता है। जैसे हम लोग दो बर्फ़ का टुकड़ा को जब दबा रहे थे तो प्रेशर क्या हो जा रहा था, दबा रहे थे तो फोर्स लगा रहे थे और एरिया में तो प्रेशर जनरेट हो रहा था। तो प्रेशर अधिक कर रहे थे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा था, प्रेशर अधिक हो रहा था, तो गलनांक बिंदु मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक बिंदु डिक्रीज हो रहा था, मतलब कम ताप में ही गलने लगेगा। तो इसीलिए प्रेशर पानी के नीचे क्या रहता है, बहुत कम ज़्यादा रहता है। तो बहुत ज़्यादा रहता है तो बर्फ़ का जो टुकड़ा है नीचे का पार्ट अगर प्रेशर हमारा बढ़ गया है तो इसका क्या होगा, गलनांक बिंदु घट जाएगा। और गलनांक घट जाए तो गलने लगेगा, इसलिए ज़्यादा गलता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सही इसमें, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निचले तल पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सवाल है 84। 84 में हमको पूछा है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दिया जाए। मान लीजिए दलदल है, यहाँ पे कोई व्यक्ति फंस गया है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल अगर ज़्यादा होगा, देखिए तो प्रेशर ज़्यादा होगा, चले ठीक है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो हमको क्या होगा, ईजी होगा, हम नीचे की ओर नहीं धंसेंगे। अगर प्रेशर घट रहा है तो बल भी तो घटेगा, प्रेशर घट रहा है तो बल भी घटेगा, तो नीचे की ओर बल कम लगेगा। तो एरिया अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर घटेगा, एरिया डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इधर घटेगा तो इधर बढ़ता है, सॉरी इधर घटा है तो इधर बढ़ेगा। ठीक है, और इधर अगर एरिया अगर बढ़ जाए तो प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लेट लेट जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एरिया बढ़ गया ना, अभी इतना एरिया में थे, अब जब लेट गए तो एरिया बढ़ गया। एरिया अगर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, तो बल कम लगेगा दलदल में, तो हम नीचे की ओर कम जाएंगे, तो इसलिए लेटने का सलाह दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सही होगा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ऑप्शन ये हो जाएगा सही। 85 का देखिए क्या है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ़ का दो टुकड़ा को आपस में दबाएंगे तो चिपक क्यों जाता है, देखिएगा घर में ट्राई करके, दबाना है चिपक जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, इसका गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट है हमारा सवाल, प्रायः तेज़ आंधी आने पर फूस या टीन, तेज़ आंधी आया मतलब वायु का वेग बढ़ गया, वेग बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। अब मान लीजिए किसी का घर है, ठीक है, ये टीन का छत है, घर है। अब टीन का छत का ऊपरी हिस्सा में क्या हो गया, वायु तेज़ गति से जाने लगा तो प्रेशर घट जाएगा। और नीचे का प्रेशर क्या है, वही है जो पहले था। देखिए प्रेशर इधर और इधर नॉर्मल कंडीशन में दोनों का प्रेशर सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे स्थिर रहता है।
तो अगर तेज़ हवा चलने लगा, प्रेशर, हवा का वेग बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घटेगा तो ऊपर वाला का प्रेशर घट गया और नीचे वही प्रेशर है। पहले मान लीजिए 10 लग रहा था तो ऊपर से भी 10 से दबाया था, अभी 10 से मान के चलिए प्रेशर घटा तो मान लीजिए 8 हो गया, तो 2 घट गया ना, तो अब ये धक्का मारने लगेगा तो छत उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? छत ऊपर की ओर उड़ने लगेगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, छत का आकार जटिल, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, अतः छत के नीचे का दाब समान रहता है। तो ठीक है बोल रहा है। तो ऑप्शन 86 का कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, कि छत में ऊपर जो बहने वाला वायु है उसका वायु का गति तेज हो जाता है, इससे दाब में छेड़छाड़, मतलब दाब में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है या उत्पन्न हो जाता है। तो छत में नीचे का दाब समान ही रहता, तो फिर ये धकेल देगा नीचे से, उड़ जाएगा छत। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्या है? रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? देखिए, पटरी के नीचे चौड़ी चौड़ी पट्टी और कंक्रीट लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रेलगाड़ियों द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के मुंह से, नाक से क्या निकलने लगता है? खून निकलने लगता है। क्यों? तो देखिए, जैसे हम लोग अभी धरती पर अगर हैं, ये धरती का सतह है, ये पहाड़ है मान लीजिए, तो अगर हम लोग धरती में हैं तो नीचे से जितना प्रेशर हमारे बॉडी में लग रहा है, ठीक है, उतना ही प्रेशर ऊपर से भी लग रहा है। जैसे बॉडी में मान लीजिए हाथ है, तो हाथ में एक साइड से जितना लग रहा है दूसरे साइड से भी उतना ही लग रहा है, इसलिए ब्लड आसानी से फ्लो हो पा रहा है। अगर हम लोग छत पहाड़ों पे चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो धरती से ऊपर जाने पर क्या होगा? वायुमंडल का दाब, वायु दाब क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वायु दाब घटेगा। अब वायुमंडल का दाब घटेगा तो हमारा बॉडी में जो ब्लड बह रहा है अंदर, तो अंदर का जो प्रेशर है वो उतना ही है, लेकिन बाहर का प्रेशर, हम लोग पहाड़ पे चले गए तो बाहर का प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर बाहर का घट जाएगा, लेकिन हम लोग का बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर है वो उतना ही सामान्य है। तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम, तो दोनों बराबर मेंटेन नहीं हो पाया, तो बाहर से धक्का, अंदर से धक्का ज़्यादा मारेगा, तो ब्लड जहाँ पे उसको छेद मिलेगा वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो नाक में छेद होता है तो नाक से बाहर निकल जाता है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो पहाड़ों पे जाने पर प्रेशर में डिफरेंस आता है, प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? रक्त दाब बढ़ता है, ऊंचाई पर जाने के साथ रक्त दाब घटता है। तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा, ऊंचाई पे बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलिए, हवाई जहाज़ के फाउंटेन पेन में स्याही बाहर, अब देखिए, मान लीजिए पेन है, पेन में इंक डला हुआ है, तो इधर से अभी अगर धरती में पेन है तो ऊपर से वायुमंडल प्रेशर लग रहा है और अंदर इधर से भी प्रेशर लग रहा है, तो दोनों प्रेशर बराबर है, तो ये अपना जगह में स्थिर है। अब जब हम लोग चले जाएंगे वायुयान में, ऊपर चले गए, ऊपर जाने से प्रेशर घट गया, तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम हो गया, इधर से धकेलने वाला का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल के आ जाएगा स्याही। तो इसलिए ऐसा होता है, तो प्रेशर के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है। 89 का हो जाएगा ए। चलिए 90 देखते हैं क्या है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो देखिए, जी बराबर फॉर्मूला होता है GME आर पर स्क्वायर। ठीक है, RE पर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि अगर हमारा क्या हो जाए? त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल का जी का मान क्या होगा? तो देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2%, क्या हो जाएगा? घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 90 का बी, कि 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करके क्लास में बताएंगे कभी। अब देखिए 91 क्या है? ऊंचाई की जगह पर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों ऊंचाई की जगहों पर पानी, हाँ, ऊंचाई पे जाने पर बोलता है पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्यों उबलता है? मतलब हम लोग अगर पहाड़ में चले जाएंगे तो पानी 90 डिग्री सेल्सियस में ही उबलने लग सकता, हो सकता है, या 95 में उबलने लगेगा, लेकिन कम में उबलेगा, 100 डिग्री में नहीं उबलेगा। ज़मीन में रहेंगे तो 100 डिग्री में उबलेगा। ऐसा इसलिए होता है कि प्रेशर की वजह से। तो हमारा ऊंचाई पे क्या होता है? वायु दाब घट जाता है, तो ऊंचाई पर क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन ये हो जाएगा सही। पिघलना, उसके बाद उबलना, सब प्रेशर पे निर्भर करता है, ध्यान रखना। और ऊंचाई पे जाएंगे तो प्रेशर घटता है, धरती से ऊंचाई पे जाएंगे तो प्रेशर डाउन होगा, धरती पर प्रेशर नीचे आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना।
अब देखिए 92, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन का जो बुलबुला इतना बड़ा बड़ा गोला बन जाता है तो अंदर का दाब क्या होता है, तो अंदर का जो दाब होता है साबुन के बुलबुले का वो वायुमंडल दाब से अधिक होता है, इसलिए क्या हो जाता है, फूला पाता। अंदर का दाब ज़्यादा होगा तब ना धकेल पाएगा, तो बाहर का दाब से ज़्यादा होना चाहिए तब ना अंदर वाला धकेलेगा। अगर बाहर वाला ही ज़्यादा दमदार है तो अंदर वाला धकेल ही नहीं पाएगा, तो गोला बनेगा ही नहीं। तो प्रेशर अंदर का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए। अब देखिए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो दलदली सड़क फिसलने का मेन रीज़न क्या है कि हमारे पैरों में क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। तो हम दलदल पर क्यों फिसलते हैं, घर्षण की कमी के कारण, नॉर्मल है। जब बैरोमीटर का तापमान, बैरोमीटर एक यंत्र है जिससे वायुदाब को मापा जाता है। ठीक है, वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। अब बैरोमीटर का अगर तापमान अचानक गिरे, मतलब झट से सेकेंड में गिर जाए, तो इससे आंधी आने का संभावना रहता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 95 का देखिए क्या है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से। मतलब वायुमंडल से भरा हुआ जो पॉलीथीन का गुब्बारा है पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल का ऊंचाई जाने पे क्या होगा, तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा कि गुब्बारा के, देखिए अगर हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा धरती से उड़ते हुए ऊपर जा रहा है तो इसका आयाम में क्या होगा, वृद्धि होगा, मतलब आकार बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर ऊपर जाने से घटेगा तो आकार बढ़ाता रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा इसमें सही। ठीक है, चलिए तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 95 का सी। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर दोबारा। आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये MCQ बनाने में हेल्प हो सके और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।